अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तेलंगाना वफ्द के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। तेलंगाना साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के तौर पर उभरेगी। तेलंगाना के वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR को दी सालगिरह की मुबारकबाद। BRS पार्टी कारकुनों ने मनाया जश्न। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ट्रैफिक जाम और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात। बिहार में असम्बली इलेक्शन से अनकबल वोटर्स की हो रही खुसूसी गहरी नज़रसानी ने सियासी हलचल में इजाफा कर दिया। पार्लियामेंट के हाथे में अपोजिशन एहतजाज में सोनिया गांधी ने की शिरकत, मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। और हमास ने आज गजा में जारी जंगबंदी से मुताल्लिक़ सालिसों को अपना जवाब पेश कर दिया। ताज़ा इसराइली हमलों में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी CM मल्लुपट्टी विक्रमार्क ने दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में साइंटिफिक अंदाज में कराई गई ज़ात पात की मरदमशुमारी की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि रियासती असम्बली और कानून साज कौंसिल में तालीम, रोजगार, मुलाजमत के मौके और मुकामी बल्दी इदारों में पसमानदा तबकात BC को 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले बिल को मंजूरी देकर मरकजी हुकूमत को रवाना कर दिया गया। रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल और समाजी तबकात के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीफ मिनिस्टर ने खड़गे और राहुल गांधी से पार्लियामेंट में ज़ात पात की मरदमशुमारी और रिजर्वेशन के मौजू को उठाने की दरख्वास्त की। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, PCC सदर महेश गौड़ और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। खड़गे ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि समाजी इंसाफ की तहरीक के दूसरे मरहले सोशल जस्टिस 2 का आगाज़ तेलंगाना से हुआ। उन्होंने कहा कि महज नारा नहीं बल्कि अवामी तहरीक है जो मुल्क की उन करोड़ों आवाज़ों को मजबूती दे रही है जो दहाइयों से नज़रअंदाज की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी की क़यादत में जारी समाजी इंसाफ की जद्दोजहद का अगला मरहला है जिसका मकसद SC, ST, OBC और EWS तबकात को उनका आइनी और समाजी हक दिलाना है। रियासत तेलंगाना साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के तौर पर उभरेगी। तेलंगाना के वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 महीनों में 3.2 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी को राग़िब किया गया। उन्होंने कहा कि आदाद और शुमार तेलंगाना की मजबूत माशी बुनियादों और मुस्तकबिल के हवाले से तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। EV जोन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स हब और आने वाला फ्यूचर सिटी जो कि स्मार्ट मोबिलिटी पर तवज्जो मरकूज करेगा। The idea of Investopia just started 4 years back, which is manifesting itself the objective of the human welfare, and I can see from the words of His Excellency. In fact, it's a matter of immense pride for us to host the first ever Investopia globally. We believe that there are not just 2 economies working together, and we can see that we are co-architects of a new investment journey. Investopia is a visionary movement. I would like to again reiterate. Going through the ideas of His Excellency Minister. It's a visionary moment. I commend His Excellency Albert and the UAE leadership for conceiving the story. BRS लीडर राकेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से किसी को भी नायब सदर का ओहदा दिया जाए इस पर हमें खुशी होगी, लेकिन रेवंत रेड्डी सिर्फ मौजू से तवज्जो हटाने के लिए दत्तात्रेय का नाम दे चुके हैं, जबकि उन्हें OBC को चीफ मिनिस्टर का तेलंगाना का ओहदा देना चाहिए और पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात पर असल तवज्जो मरकूज करना चाहिए। But unfortunately, this demand has come up only just to make some political gain out of it. If Revanth Reddy, the Chief Minister of Telangana, wants Dattatreya ji as a Vice President of India, then why didn't he put up the same demand earlier? Why is he demanding the central government to make Dattatreya ji as a Vice President of India now? See, everybody understands that there is a lot of anti-incumbency against the government of Telangana, that is Revanth Reddy's government, and just to nullify, just to please the people of Telangana, he is making some impractical demands.
BRS party, why would it not welcome if someone from Telangana becomes the vice president or president of India? So we totally understand that Mr. Revanth Reddy is trying to politicize this whole issue. He tries to gain some mileage out of it. If he is really concerned about the BC reservations, if he is really concerned about the downtrodden, let him make BC as the Chief Minister of Telangana instead of Vice President of India. So we demand Revanth Reddy to step away from the Chief Ministerial position and put BC as the Chief Minister of Telangana. Will he be ready to do that? He will not be ready to do it. In order to protect his chair, he is trying to play all kinds of games. But just to create some ruckus and just to create a drama, he is trying to चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि केटीआर हमेशा अवामी खदमात में मसरूफ रहे और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे। उन्होंने सेहत और उम्रदराजी के हवाले से भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पैगाम तेलंगाना सीएमओ के सरकारी एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। इस दौरान केटीआर को उनके वालिद केसीआर, वालदा उनकी बहन और बीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, जबकि सैकड़ों कारकुनों के दरमियान केटीआर ने अपनी सालगिरह का जश्न मनाया और बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने केटीआर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उन पर फूल निछावर किए। साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर की सालगिरह के मौके पर शहजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए फ्लेक्सी बैनर्स को बल्दी हुकाम ने निकाल दिया, जिस पर पार्टी कारकुनों और केटीआर के हामियों में नाराजगी देखी गई। बीआरएस कारकुनों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ बीआरएस लीडरान के फ्लेक्सी बोर्ड्स को निशाना बनाया गया, जबकि कांग्रेस और बीजेपी लीडरों की सालगिरह पर लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्टी हामियों ने इस कार्रवाई को जानिबदाराना करार देते हुए इल्ज़ाम लगाए और कहा कि यह इक़दाम सियासी तासुब का अक्स है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकाम तमाम सियासी जमातों के बैनर्स के साथ एकसा रवैया अख्तियार करें। इधर बल्दी हुकाम ने कहा कि गैर मजाज और अवामी मुकामात पर लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स को हटाना मामूल की कार्रवाई है, जिसमें किसी किस्म की कोई सियासी जानिबदारी नहीं बरती गई। तेलंगाना के विप आदि श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवामी नुमाइंदों के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें श्रीनिवास ने अवाम से बराह रास्त नुमाइंदगियाँ कबूल की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ हल्कों से आए शहरियों ने बुनियादी सहूलतों, स्कीमात के फ़वाइद, अराजियात के मसाइल, मुलाजिमत, पेंशन और मकामी तरक्याती कामों से मुतालिक अपनी शिकायत पेश की। आदि श्रीनिवास ने इन शिकायत को संजीदगी के साथ नोट कर मुतल्लिका महकमा जात को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, ఈ రోత రాతలు మానుకోపోతే ప్రజలే మిమ్మల్ని తిప్పికొడతారన్నమాట సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ అసలైన ఇప్పటి వరకు ఈ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇక సూత్రధారులు దొరికేటువంటి అవసరం ఉంది। అసలైన సూత్రధారులు దొరికేటువంటి సందర్భం ఈరోజు ఇక్కడ నేను ఒక మాట అంటున్నా, టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించి భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకున్న మాటలు విన్నట్టుగా, సినీ తారలు మాట్లాడుకున్న మాటలు విన్నట్టుగా। वरंगल में अलमदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एम टेक्नो स्कूल निज़ामपुरा मंडी बाजार के इश्तराक से नर्सरी था 5वीं जमात के बच्चों के लिए 25 जुलाई से 15 अगस्त तक मुफ्त दाखिलों का ऐलान किया गया। सोसाइटी के जिम्मेदार मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कहा कि स्कूल में माहिर असातिज़ा तालीम दे रहे हैं और तालीमी माहौल बच्चों को राग़िब कर रहा है। सरपरस्तों से अपील की गई कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। वरंगल के मुस्तहिक बच्चों के लिए 15 अगस्त के मौके पर फ्री एडमिशन, जिसकी मुख्तसर से रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। वरंगल के आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस फ्री एडमिशन से फ़ायदा उठाएं और हमारे इस एम टेक्नो स्कूल जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल है और हमारे पास बेहतरीन स्टाफ मौजूद है, एकेडमिक्स बोलते हैं, उसके साथ साथ उन लोगों की जो दूसरे जो स्किल्स है वो निखारने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों के। जैसे कोई जीके में अच्छा रहता, कोई एसए में, कोई एलोक्यूशन में और कोई पेंटिंग ड्राइंग में अच्छा रहता,
तो हम उसके जो है सो उसके जो हिडन टैलेंट बोलते हैं वो निखारने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि दूसरे स्कूल में रिजेक्ट होके आके आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ऐसे एक दो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद रोए नहीं, कितने के दिन तक उनको बात नहीं आई, जो है सो स्पीच थेरेपी करते हुए आके हमारे पास पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बच्चे मौजूद हैं हमारे पास। मज़ीद तफसीलात के लिए सोसाइटी से रब्ता करें। फ्री एडमिशन के लिए हमारा एड्रेस और कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैर। गैर रस्मी लेबर्स एंड वर्कर्स फेडरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद हदूद में ऑटो ड्राइवर्स के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। इनादरी बाखरी ने कहा कि मुकामी ऑटो ड्राइवर्स की सहूलतों के लिए बहुत जल्द ILWF एक ऐप भी तैयार करेगी जिसके जरिए वो रास मुसाफिरीन से रब्ता कर सकेंगे। बाखरी ने हुकूमत तेलंगाना से 40 दिनों में मुकामी ऑटो ड्राइवर के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के अंदर रंगारेड्डी, मेदक और खास नलगुंडे से हैदराबाद, ये भोंगिर से ये तमाम नलगुंडा, इधर बेदक, इधर यहाँ से महबूब नगर, ये पूरे अतराफ से ऑटो हैदराबाद में आ रहे हैं। उनको ये ऑटो आधी कीमत में मिलता है। वहाँ पर 2 लाख में ऑटो लेते हैं उन लोग। हैदराबाद में लेके आके ओला उबर के सहारे, रैपिडो के सहारे वो लोग हैदराबाद में आके इत्मीनान से गाड़ी चला ले रहे हैं। तो कम पैसों के अंदर ये हमारों को जो प्रॉब्लम है, हमारा ऑटो 4 लाख में आता है तो उनका ऑटो 2 लाख में आता है। तो ये 4 लाख बनने वाला परेशानी में है, 2 लाख वाला मजे में है। तो हम चाहते हैं कि ये खत्म करे। एकता जो इक्वालिटी होती है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हाई कोर्ट जाकर खत्म करेंगे। वो लोग 5-6 EMI बन रहे हैं। और हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स बड़ा पैसा बनना पड़ता है क्योंकि फाइनेंसर 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए में गाड़ी इनको देते हैं, तो पैसे कहाँ से बनेंगे। मैं चाहूंगा तमाम से परमिट भी खरीदते हैं हम, और सिटी परमिट उनको खरीदना पड़ेगा। सारे पुरानी गाड़ी दिए तो ऑटो पूरी लेके RTO पुरानी गाड़ी इनसे ले लेता है। इनकी गाड़ी स्क्रैप करने का इनको पैसे भी नहीं देता है 1 रुपया। वो लेके इनको एक परमिट देता है, वो परमिट नई गाड़ी पे चढ़ाना, यानी कि डबल नुकसान। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ के लिए हम तमाम के तमाम एक साथ होकर बहुत जल्द 1 महीने भाई आज हैदराबाद में जितने हैदराबाद ऑटो परमिट नहीं है उससे ज़्यादा हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट ऑटो वाले के चला रहे। अब वो उनको सवाल तक नहीं कर सक रहे। सवाल करे तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़ जा रहे, बोल रहे कि भाई हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है, हमारी यूनिटी ज़्यादा है, हम लोग चला सकते हैं। हमारे को ना पुलिस वाला रोक रहा, ना सरकार रोक रही, ना गवर्नमेंट रोक रहा, हमारे को कोई नहीं रोक रहे। अब मसला ये तकरीबन आवाम को नहीं मालूम कि भाई हैदराबाद ऑटो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट ऑटो कौन सा। उसको खाली इतना मालूम ओला उबर में बुक करते, आते बैठ के चल जाते। अब उनको भी वो अमाउंट मिलता, हमारे को भी वो अमाउंट मिल रहा। हमारा ऑटो है 5 लाख चिल्लर का, उनका ऑटो है 2,50,000 रुपये का। आधे को आधा फर्क है। ना उनको पुलिस वाले रोक रहे, ना कुछ रोक रहे। हमारे को महीने को 12 से 15,000 रुपये EMI आती है एक आदमी की। डेली के 400 रुपये से 500 रुपये भरना पड़ता। डेली 400 से 500 रुपये गैस डालना पड़ता। उसके बाद भी हैदराबाद का ऑटो वाला घर को एक 600-800 रुपये भी ले जाना मुश्किल हो रहा। दिन भर में उन्हें अगर 2,000 का सुबह से लेकर शाम तक कारोबार करेंगे तो उसको घर को एक 700-800 रुपये बामुश्किल जाते। उसके अंदर उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, घर का किराया। हैदराबाद में तकरीबन 80% ऑटो ड्राइवर गरीब है। डिमांड ये है भाई हैदराबाद में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल और शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। मुतअद्दिद अजला वरंगल, करीमनगर, खम्मम, मेदक, नलगुंडा और रंगारेड्डी में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद में भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। निकासियाब के निज़ाम की नाकामी साफ तौर पर देखी जा रही है। जुमेरात की सुबह दफातर जाने वाले मुलाजिमीन, स्कूल और कॉलेज के तलबा और आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर मकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। शहर के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर रही, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किल सूरत हाल पेश आई। वरंगल और करीमनगर में बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कें टूटकर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। बाज़ इलाकों में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि एजेंसी इलाकों में अवामी ज़िंदगी मफलूज हो गई। सबसे ज़्यादा बारिश मुलुगु ज़िले के वेंकटापुर इलाके में रिकॉर्ड की गई, जहाँ 46 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि रवा मानसून सीज़न की अब तक की सबसे ज़्यादा बताई गई है। महकमे मौसमियात ने 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है और अवाम से कहा है कि वो शदीद ज़रूरत के तहत ही घरों से बाहर निकले।
और आबाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बिहार में असम्बली इलेक्शन से कबल वोटर्स की हो रही खुसूसी गहरी नज़रसानी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन का दावा है कि वो शफाफियत कायम करने के लिए SIR करवा रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियाँ खासतौर पर कांग्रेस उसके खिलाफ ज़बरदस्त महाज खुले हुए है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अपोजिशन कायद राहुल गांधी और कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, रुकने पार्लिमान प्रियंका गांधी और इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने आज भी ज़बरदस्त एहतजाज किया। पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरे में शिरकत की। सोनिया गांधी ने एहतजाज में शिरकत करते हुए मोदी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अमलन आवाज़ बुलंद की है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है और हम इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। serious matter है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. RJD लीडर तेजस्वी यादव ने रियासत में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की कोशिशों पर फिक्रमंदी जाहिर की और कहा कि जो कुछ बिहार में हो रहा है वो बीजेपी और मोदी के इशारों पर जारी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन मरकज के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि 1 अगस्त के बाद असल खेल खेला जाएगा। हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो। अपोजिशन जमातों ने लोकसभा में बिहार में वोटर नजरसानी मामला, ऑपरेशन सिंधु और दीगर मसाइल को लेकर खूब एहतजाज किया, जिसकी वजह से मानसून इजलास के चौथे दिन भी काम नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ा। ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों के अरकान अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड थामे ऐवान के वस में आए, नारेबाजी की, एहतजाज किया। इस तरह मानसून इजलास का चौथा दिन भी एहतजाज की नजर हो गया।
और अब खबरें फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मज़म्मत हमास ने आज सुबह ऐलान किया कि उसने गज़ा में जारी जंगबंदी से मुताल्लिक़ सालिसों को अपना जवाब दे दिया है। हमास ने बयान में कहा कि तहरीक ने कुछ देर कबल अपने फ़लस्तीनी इत्तेहादियों के साथ मशवरा किया, उसके बाद गज़ा में जंगबंदी की पेशकश पर अपना जवाब सालिसों को सौंपा है। बयान में मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। इस दौरान वाइट हाउस ने भी ऐलान किया कि अमरीका की ख्वाहिश है कि गज़ा में फौरी जंगबंदी हो जाए, कैदियों का तबादला जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाए। ये जंग न सिर्फ फ़लस्तीनी कौम की ज़िंदगियों को निगल रही है बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सिर्फ आज इसराइल ने अपने हमलों के दौरान मज़ीद 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। हिंदुस्तान ने गाज़ा में जारी बहरान पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया। यूएन इजलास के मौके पर हिंदुस्तानी नुमाइंदे AP हरीश ने बयान दिया और कहा कि मग़वी अफराद की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, गज़ा में इंसानी इमदाद फौरी फराहम की जाए और अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। Today's meeting takes place against the backdrop of a persisting humanitarian crisis in Gaza. Intermittent pauses in hostilities are not enough to address the scale of humanitarian challenges confronting the people who grapple daily with acute shortages of food and fuel, inadequate medical services, and lack of access to education. The health and education situation is particularly troubling. The WHO estimates that around 95% of all hospitals in Gaza are damaged or destroyed. The Office of the High Commissioner for Human Rights reports that more than 650,000 children have had no schooling for over 20 months. The way ahead is clear, and India has been consistent in this regard. The ongoing human suffering must not be allowed to continue. Humanitarian assistance needs to be facilitated in a safe, sustained, and timely manner. There is no substitute to peace. A ceasefire must be put in place. All hostages must be released. Dialogue and diplomacy remain the only viable paths to achieving these objectives. There are no other fixes or solutions. India shares historic and strong ties with our Palestinian brothers and sisters. We have always stood by them, and our commitment towards the Palestinian cause is unwavering. We were the first non-Arab country to recognize the state of Palestine. We support the Palestinian people in various ways, directly and through our support to other organizations such as UNRWA. Our endeavor is to make a tangible impact on the daily lives of the Palestinians by implementing projects in diverse sectors. India is currently implementing projects valued at more than $40 million. Mr. President, India reiterates that the pathway to enduring peace is rooted in a two-state solution, one that establishes a sovereign, viable, and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace. India takes note. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तेलंगाना वफ्द के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। तेलंगाना साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के तौर पर उभरेगी, तेलंगाना के वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR को दी सालगिरह की मुबारकबाद, BRS पार्टी कारकुनों ने मनाया जश्न। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर, ट्रैफिक जाम और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात। बिहार में असम्बली इलेक्शन से अनकबल वोटर्स की हो रही खुसूसी गहरी नज़रसानी ने सियासी हलचल में इजाफा कर दिया। पार्लियामेंट के हाथे में अपोजिशन एहतजाज में सोनिया गांधी ने की शिरकत, मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, कांग्रेस कायद राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। और हमास ने आज गज़ा में जारी जंगबंदी से मुताल्लिक़ सालिसों को अपना जवाब पेश कर दिया। ताज़ा इसराइली हमलों में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।